और अब बात करते हैं धरती की ओर बढ़ रहे एक बड़े खतरे की। नासा ने सिटी किलर एस्टेरॉइड को लेकर अलर्ट जारी किया है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर एक एस्टेरॉइड के टकराने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल तक इस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की संभावना करीब 1.3% थी, लेकिन अब ये संभावना बढ़कर 2.3% हो गई है। नासा ने यह भी बताया है कि इस एस्टेरॉइड की फायरिंग लाइन में कौन कौन से देश आ रहे हैं, यानी कि इसकी जद में कौन कौन से देश आ रहे हैं। अगले कुछ मिनट हम कुछ खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले धरती की ओर बढ़ते इस खतरे पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। भारत पाकिस्तान समेत 9 देशों पर मंडराया खतरा। सिटी किलर एस्टेरॉइड को लेकर फाइनल वार्निंग। आ रहा है 100 एटम बॉम्ब जितनी ताकत वाला एस्टेरॉइड। नासा ने बताया कहां और कैसे गिरेगा वो महाविनाशक। आज के दौर में विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि धरती पर आने वाले संभावित खतरों को पहले ही भांप लिया जाता है। अब नासा ने एक महाविनाशक एस्टेरॉइड को लेकर फाइनल वार्निंग जारी कर दी है। इस एस्टेरॉइड को कुछ वैज्ञानिकों ने YR4 तो कुछ वैज्ञानिकों ने सिटी किलर एस्टेरॉइड नाम दिया है। सिटी किलर मतलब एक बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह कर देने वाला एस्टेरॉइड। स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने इस जोखिम गलियारे के नक्शे का खुलासा किया है, जहां एस्टेरॉइड की टक्कर का खतरा सबसे ज्यादा है। कुल 9 ऐसे देश हैं जहां पर यह आसमानी आफत कहर बरपा सकती है। नासा ने बनाया खतरे का नक्शा। नासा के कैटलीना स्काई सर्वे प्रोजेक्ट के एक इंजीनियर डेविड रैंकिन ने एक जोखिम गलियारे का खाका खींचा है, जिसमें वो चैनल दिखाया गया है जहां ये एस्टेरॉइड गिर सकता है। उनकी गणना से पता चलता है कि यह दक्षिण अमेरिका के शीर्ष से लेकर प्रशांत महासागर, दक्षिणी एशिया, अरब सागर और अफ्रीका के बीच कहीं गिरेगा। इसकी फायरिंग लाइन में कुल मिलाकर 9 देश आ रहे हैं। इस लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को सबसे आगे रखा गया है। इसके अलावा इथियोपिया, सूडान, नाइजीरिया, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। नासा ने कहा है कि अब इस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की 2.3% संभावना है। बीते साल कहा गया था कि इस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की संभावना 1.3% है। खगोलविदों का कहना है कि एस्टेरॉइड 40 से 100 मीटर चौड़ा है। ये पृथ्वी में एक शहर के आकार का गड्ढा बना सकता है। ये वायुमंडल को 38,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चीर सकता है। इसमें 100 परमाणु बमों से भी ज्यादा तबाही की ताकत है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुमानों से पता चलता है कि आसमानी पत्थर 2032 में क्रिसमस के समय पृथ्वी की कक्षा से टकरा सकता है। खासतौर पर 22 दिसंबर को सुबह 8:52 पर दुनिया भर के देशों की एजेंसियां इस एस्टेरॉइड को मोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। नासा भी परमाणु बम, रॉकेट और लेजर जैसे विकल्पों की मदद से इसका रास्ता बदलने के तरीकों पर विचार कर रहा है। तो क्या धरती के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या सच में ये एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाएगा? अब विज्ञान और वैज्ञानिक ही धरती की रक्षा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसे नाम दिया गया है सिटी किलर। सिटी किलर का मतलब है कि अगर ये गिरा किसी सिटी पे, किसी शहर पर, तो उस शहर को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसीलिए इसे सिटी किलर नाम दिया गया है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। तरुण शर्मा जी, जो कि एस्ट्रोनॉमर हैं, खगोलविद हैं, वो इस वक्त साथ में हैं, और डॉक्टर तरुण कुमार जैन, साइंस कम्युनिकेटर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तरुण शर्मा जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। कितने बड़े खतरे की तरह आप इसको देख रहे हैं? सिटी किलर इसको नाम दिया गया है, और ये भी अब कहा गया है कि भाई इसकी जो टकराने की संभावना है धरती से, ये बढ़ती जा रही है गुजरते वक्त के साथ। पहले 1.3% थी, अब ये बढ़कर 2.3, यानी कि संभावना बढ़ गई है कि ये धरती से टकरा सकता है। नमस्कार जी। तो देखिए, इस तरह के जो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में एस्टेरॉइड्स बोलते हैं जी, ये स्पेस में घूमते रहते हैं, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये कॉन्टिन्यूअसली इनको ट्रैक करते हैं, और उनको लगता है कि कोई अगर हमसे टकराने वाला है तो उसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन देते हैं। जहां तक इस वाले एस्टेरॉइड की हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने बोला है कि 2032 के आसपास इसके टकराने के चांसेस हैं, और वो कुछ 2 या 3% के हिसाब से हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अभी ये उतनी ज्यादा घबराने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज की कैलकुलेशंस हैं,
और जैसे आगे हम जाएंगे तो इसके चांसेस बड़े कम होते हैं कि ऐसी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हो। ठीक है। जी हाँ। डॉक्टर तरुण कुमार जैन, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इसको कि जैसे कि अभी कह रहे हैं कि आगे जाके चीजें बदलती हैं, तो चीजें बदलने का मतलब क्या ये होता है कि ये संभावना खत्म हो जाएगी इससे टकराने की, या बढ़ भी सकती है? जैसा कि अभी हम पिछले साल भर का जो ग्राफ देखें वो तो ये जता रहा है कि हाँ, इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ी हैं। हाँ जी, ये आप देखिए, जैसा कि अभी वैज्ञानिक महोदय तरुण शर्मा जी ने बताया कि इसकी संभावना तो कुछ भी हो सकती है, अभी हम उसको पूरी तरह से नहीं कह पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये संभावना इसकी टकराने की बनती है तो बहुत बड़ी तबाही होगी, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस तरह के एस्टेरॉइड्स हमारे अंतरिक्ष में हमेशा घूमते रहते हैं और उनके टकराने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी हमें सोचना है, मानना है जी, ये है कि हमारे देश के और दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं उन पर हमें भरोसा बनाए रखना चाहिए। यानी वो जब भी इस तरह का खतरा देखते हैं तो जी, वैज्ञानिक तरीके से उस पर एक्शन लेते हैं और हमारी पृथ्वी को बचा लेते हैं। तो अभी भी हमें इस तरह का जो भरोसा बनाए रखना चाहिए। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके आकार को लेकर तरुण शर्मा जी, जो कहा जा रहा है कि ये करीब एक फुटबॉल का जो मैदान है उसके साइज का इसका आकार है, और जो घट बढ़ भी, क्या इसका आकार घट बढ़ भी सकता है? ऐसा भी होता है गुजरते, क्योंकि अभी वक्त है, अभी 2032 का टाइम बताया गया कि 2032 में ऐसा होगा कि हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी की ये टकराए। तो इसके साइज को लेकर जो प्रेडिक्शंस हैं, क्या साइज इस तरह के एस्टेरॉइड्स का घटता बढ़ता है? देखिए, नॉर्मली एस्टेरॉइड्स के साइज जो हैं वो कम ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ। अगर वो किसी और चीज से टकराते हैं तब उनका साइज जरूर छोटा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली टुकड़े जो होते हैं वो साइड में अलग हो जाते हैं। अदरवाइज उनका साइज छोटा नहीं होता, वो उतने साइज के ही रहते हैं और फिक्स रहते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं अपने अंतरिक्ष में। जी हाँ। अच्छा, ये कितना नुकसान करेगा, ये इसका आकलन आप लोग कैसे करते हैं? क्योंकि जो स्टडी है, जिस स्टडी का मैं हवाला दे रहा हूं, जिसकी रिपोर्ट भी मैंने दिखाई है, उस स्टडी में ये कहा गया है कि इसकी ताकत जो है वो 100 परमाणु बम जितनी होगी, ऐसा कहा जा रहा। तो ये कैसे निर्धारित होता है कि कितना नुकसान कर सकता है? या फिर इसके अंदर से जब ये टकराता है तो कोई एनर्जी रिलीज होती है? क्या ऐसी चीज होती है इसमें जो नुकसान करती है? देखिए, आपको अगर मैं ये 100 परमाणु बम जितना विस्फोट होगा, ये तो वैज्ञानिक इसलिए बोलते हैं ताकि एक आम इंसान उसकी नुकसान को समझ सके। ठीक है। ठीक। तो इसकी जब गणित होती है उसके पीछे ये होता है बेसिकली कि जो चीज हमसे टकराने वाली है उसका साइज कितना बड़ा है, वो किस स्पीड से हमारी तरफ आ रही है, और किस एंगल पे पृथ्वी पे वो टकराएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजों का अंदाजा लगाने के बाद हम बता सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया कितना बड़ा एरिया इम्पैक्ट होगा उसकी वजह से, और कितने बड़े एरिया में नुकसान हो सकता है। एक एग्जांपल बताऊं तो अगर हम डायनासोर्स की बात करें, आज से लाखों साल पहले जब डायनासोर्स थे तो उनके खत्म होने का रीजन था क्योंकि कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सा एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया था, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी शुरू, और ऐसा नहीं होता कि एस्टेरॉइड टकरा गया और अर्थ उसी टाइम खत्म हो गई या वो जगह उसी टाइम खत्म हो गई। उसकी वजह से ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से 2 से 3 साल में वो नुकसान आपको नजर आता है। तो डायनासोर्स के टाइम भी डायनासोर्स तुरंत एकदम खत्म नहीं हुए थे, तकरीबन 2 से 3 साल तक उन्हें टाइम लगा था। उसके पीछे रीजन ये कि इम्पैक्ट जब हुआ, अब आप सोचिए 40 मीटर फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा पत्थर जब 40,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से अगर अर्थ पे टकराता है, तो जो धूल का गुब्बार ऊपर उठेगा, जो धुआं का गुब्बार ऊपर उठेगा, वो धूल क्या करेगी, आपके वातावरण में घुल जाती है। तो डायनासोर्स के टाइम भी ऐसे ही हुआ था, और वो दम घुटने की वजह से ज्यादा मरे थे, डायरेक्ट इम्पैक्ट की बजाय दम घुटने की वजह से ज्यादा मरे थे। छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर कोई करना चाहे, आप मान लीजिए एक बाल्टी में पानी भर लीजिए या फिर एक प्लेट में आटा ले लीजिए और एक कंचे या बॉल को उसके ऊपर जोर से फेंकिए, तो आप देखेंगे कि कितना पानी और कितना आटा उड़ता है। तब इसी तरीके समझ लीजिए वो आटे की प्लेट जो है वो हमारी पृथ्वी है, और जो बॉल या कंची जो हम डाल रहे हैं वो एक एस्टेरॉइड है।
जिस तरह से वो जो इम्पैक्ट हो रहा है वो अर्थ के ऊपर होता है।